Online lecture, yes, system of medicine, ophthalmology, embryology of the eye in general। आज का लेक्चर जो है ophthalmology से रिलेटेड है और उसमें एम्ब्रायोलॉजी जो फिटस स्कैन डेवलपमेंट में जो आईज में डेवलपमेंट होती है उसके बारे में रहेगा। द न्यू एरा ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक स्टडी गाइडेंस सेंटर्स इंटरेस्ट बायोलिटिकल एनर्जी बायोलिटिसिटी एज ग्रुप्स ऑफ रेमेडीज पार्ट 30। Welcome all participants and attendants. Embryology of the eye in general with electrohomeopathy। एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं भ्रूण विज्ञान को, जो फिटस के अंदर डेवलपमेंट होता है जाइगोट का। जाइगोट को ही हम भ्रूण कहते हैं और एम्ब्रायोलॉजी उसके बारे में जो जानकारी की जाती है फिटस के अंदर डेवलपमेंट की, रिलेशन से लेकर के जो फेटस डेवलप हो रहा है उसकी हर एक्टिविटीज़ पे जो नज़र रखी जाती है जब वो एक बहुत छोटी कंडीशन में होता है, स्मॉल कंडीशन में होता है, जब तक कि वो फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो जाता। तो यहाँ पर भ्रूण विज्ञान के लिए के बारे में और ख़ास करके आई के बारे में यहाँ पे स्टडी की जाएगी। व्हाट इज़ एम्ब्रायोलॉजी? क्या है एम्ब्रायोलॉजी? भ्रूण विज्ञान क्या है? एम्ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द आई डेवलप्स बिफोर बर्थ। मीन्स यहाँ पे जो स्टडी की जाएगी एम्ब्रायोलॉजी के अंदर, जो बच्चे के अंदर आई का डेवलपमेंट्स होता है बर्थ से पहले, उसके बारे में हम जानेंगे। द ह्यूमन आईज बिगिन टू फॉर्म ड्यूरिंग थर्ड टू फोर्थ वीक फॉर द fetal life and continues developing throughout pregnancy। ह्यूमन आइज़ का शुरुआत होती है आई के बनने का, जो 3 से 4 सप्ताह में पूरी होती है। फेटल कंटिन्यूस डेवलपिंग, 3 से 4 हफ्ते फेटल जो है कंटिन्यू डेवलप करता रहता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले। चक्कर, घबराहट, चक्कर। साउंड तो बंद कर दिया करो। प्रेगनेंसी के दौरान जो है डेवलपमेंट जो आइज़ के अंदर होता है, फेटस के अंदर, फेटस के कंडीशन में, यहाँ पे हम इसके बारे में जान रहे हैं। डेवलपमेंट्स ऑफ द आई, आई का जो विकास है। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक सर्विस, सॉरी, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक वेसल्स, पहला सबसे पहले जो शुरुआत है ऑप्टिक वेसल्स की है। डेवलप फ्रॉम द फॉर ब्रेन, जिसे हम डिन से फ्लॉन कहते हैं, डीन सेफ्लॉन कहते हैं, जो डेवलप होते हैं ब्रेन में के थ्रू, ब्रेन से रिलेटेड होती है जो वेसल्स का। फ्रॉम ऑप फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक वेसल्स, इस ड्यूरेशन में ऑप्टिक वेसल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम डिसिफ्लॉन कहते हैं। अपीयर एज टू लेटर्स आउट ग्रोथ, appear as two later
सॉरी लेटरल आउटग्रोथ कॉल ऑप्टिक वेसल्स। मौजूदा जो ऑप्टिक आउटग्रोथ होती हैं लेटरल दो, उसे हम ऑप्टिक वेसल्स से जानते हैं। दीज वेसल्स ग्रो टू वर्ड सरफेस एक्को एक्टोडर्मा। दीज वेसल्स ग्रो टू वर्ड द सरफेस एक्टोडर्मा। ये जो वेसल्स ग्रोथ करती हैं इसे हम एक्टोडर्मा सरफेस के ऊपर देखते हैं। एम्ब्रायोलॉजी यहाँ पे क्लियर है। एम्ब्रायोलॉजी ऑफ द आई, जिसे हम एम्ब्रायोलॉजी ऑफ आई इन जनरल, ऑर्बिट एंड इट्स इमीजिएटली रिलेशंस। ऑर्बिट जो हमारी है और इट्स इमीजिएटली रिलेशन, इससे फ़ौरन जुड़े हुए जो कंडीशन है। लिड्स एंड आई लिड्स ग्लैंड्स, यहाँ पर आई और आई ग्लैंड्स का बढ़ना शुरू हो जाता है। कंजक्टाइवा, कॉर्निया एंड स्केलर, आइरिस एंड सिलियर बोन बॉडी। ये जब फेटस के अंदर डेवलप होती है सेल्स का, बॉडी का, तो उस कंडीशन में शुरुआती ही दौर में ये सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। लेंस एंड वेट्रस, रेटिना, choroid, ocular muscles, visual pathways, sympathetic and parasympathetic system. Vascular supply of eye, lacrimal apparatus, higher visual centers, elementary basis of lights, interference, diffraction, polarization, spectrum, surface tension. Viscosity principles are refractions, physical optics, lens shapes, convex, concave physical optics, storms, conides, schematic eyes, emmetropia and ametropia, etiology, population, distribution, growth of eye, myopia, hypermetropia, astigmatism। ये सारी कंडीशन एम्ब्रायोलॉजी में डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं और यहाँ पे कहना ये है कि जब डेवलप होता है फिटस, उस कंडीशन में अगर किसी भी गर्म चीज़ों की, ख़ास करके मेडिसिन या खाने पीने में या कोई भी इन्फेक्शन हुआ, तो ऐसे कंडीशन में फिटस पे भी असर आता है और जो बॉडी का हिस्सा बन रहा हो उसमें डिफिशियंसी क्रिएट कर जाती है। जो डिफिशियंसी, जो लॉस फिटस के अंदर हो जाता है ज़ाइगोट के डेवलपमेंट की कंडीशन में, वो कंटिन्यूअस बना रहता है, उससे आफ्टर बर्थ नहीं रिकवर किया जा सकता किसी भी कीमत में। जैसे आई बॉल ही नहीं बनी, अक्सर देखा गया है कि किसी बच्चे की कभी कभी, पहले भी ज़्यादा देखा जाता था कि लोगों के आई बॉल ही गायब होते थे, और या बाय बर्थ ब्लाइंड्स पैदा हुए, या आई में कुछ कमी रह गई शेप में। तो ये कंडीशन अगर डेवलप हो गई है तो उससे बाहर बाय आफ्टर बर्थ जो भी डिफिशियंसी ड्यूरिंग बर्थ रह गई है, वो आफ्टर बर्थ उसे नहीं ठीक किया जा सकता, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो। कुछ हद तक अगर शेप में थोड़ी बहुत चेंजेस आए हुए हैं, मसल्स कुछ कम और ज़्यादा हो गई, जैसे कि आई का जो शेप है सही है, लेकिन आई लीड जो है वहाँ पर स्मॉल हो गई है, तो उसे ऑपरेट करके कुछ हद तक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसे ठीक कर लेते हैं। या फिर कुछ ज़्यादा ही खुली है तो उसे एक एज पे जा कर के उसे ओपन होने पे उसे एक शेप दे सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस अगर चाहे कि वो जैसे नॉर्मल एक बच्चे की आई होती है, अगर कंजेनाइटल कंडीशन में, कंजेनाइटल मतलब जो डेवलप होती है ग्रोथ फेटस के अंदर,
अगर उस कंडीशन में किसी भी चीज़ की कमी हुई, चाहे वो फिंगर एक्स्ट्रा हो गई हो या लेग्स डबल बन गए हों या वो पूरी तरीके से एब्सेंस हो गए हों, तो ऐसी कंडीशन में कुछ भी किया नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ बात है फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक कप। यहाँ पर ऑप्टिक कप के बारे में दिखाई देगा। यहाँ पे ऑप्टिक कप आप देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक कप, these optic cup vessels invagination vaginates to form a double layered optic। यहाँ पे देखें डबल लेयर ऑप्टिक बनते हैं। आउटर लेयर रेटिना, आउटर लेयर यहाँ पे देखें, ये एक मिनट, ये देख सकते हैं। शायद आपके उसमें दिख नहीं रही, चार्ट हम डाल देंगे, पूरा पीडीएफ डाल देंगे। पीडीएफ में आप बैठ कर फुर्सत से देख सकते हैं। ठीक है, पिगमेंट, पिगमेंट एपिथेलियम यहाँ पे आ गया। फिर इनर लेयर न्यूरल रेटिना, इनर लेयर बनती है रेटिना जिसे कहते हैं। तीसरा थर्ड सेक्शन है लेंस डेवलपमेंट, सरफेस एक्टोडर्म थिकिंग थिकनेस टू फॉर्म द लेंस प्लेकॉर्ड। लेंस प्लेकॉर्ड इन वेजिनेट्स and separates to the become the lens vesicles, developments into the crystalline lens। और ये लेंस प्लास्किडो इन वेजिनेटस सेपरेट्स तैयार होते हैं, बिकम लेंस से पहले आते हैं, डेवलप्स इनटू दिस क्रिस्टलाइन लेंस, और ये जो तैयार करते हैं क्रिस्टलाइन लेंस को तैयार करते हैं। फिर इसे कॉर्निया डेवलपमेंट, सरफेस टू एक्टोडर्मा फ्रॉम द कॉर्नियल एपिथेलियम। ये जो सरफेस एक्टोडर्मा है आते हैं कॉर्नियल एपिथेलियम से। मेसिकेमल सेल्स कंट्रीब्यूट टू द कॉरिनल स्टोमा एंड इंडोथीलियम। ठीक, ओके, ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, आगे थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। आइरिस एंड सिलियर बॉडीज ड्राइव फ्रॉम द एंटीरियर रिम ऑफ द ऑप्टिक कप्स, तैयार करते हैं एंटीरियर रिम को और ऑप्टिक कप्स बना तैयार करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशंस, रेगुलेटिंग लाइट एंट्री एंड अकोमोडेशन। ये रेगुलेट करती है लाइट को और एंट्री, और सॉरी, रिस्पॉन्सिबल है ये जो अपनी जिम्मेदारी निभाती है रेगुलेट लाइट की और एंट्री को अकोमोडेट करती है, मतलब उसको कंट्रोल में लेती है, जिसकी वजह से हमारे ऑप्टिक विजन्स डेवलप होते हैं। फिर है वेट्रस बॉडी, मेसेंकिमल टिश्यूज इंटर द ऑप्टिक कप। ये मेसेंकिमल टिश्यूज इंटर्स करते हैं ऑप्टिक कप्स पे, सॉरी, फ्रॉम द वेट्रस ह्यूमर्स दैट द फिल्स द आई कैविटी। और ये थोड़ा बोरिंग ज़रूर है, ये एग्ज़ाम्स के लिए है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। आगे मेडिसिन भी आएगी, इस पे किस किस मेडिसिन को कहाँ कहाँ किस तरीके की यूज़ होता है। ऑप्टिक नर्व डेवलप्स फ्रॉम द ऑप्टिक स्टाल्क, ऑप्टिक नर्व जो डेवलप करती है वो ऑप्टिक स्टॉल से पे। रेटिना गैंग्लियन सेल्स एक्सॉन ग्रोथ थ्रू आउट इट टू द फॉर द ऑप्टिक्स नर्व्स। फिर एक कॉमन कंजेनाइटल्स आई डिफेक्ट जो अक्सर देखा गया है बाय बर्थ। कॉमन कंजेनाइटल जो यहाँ पे लिया गया है, जनरली जो अक्सर देखा जाता है बच्चों के अंदर आई डिफेक्ट, कंजेनाइटल कहते हैं बाई जो बर्थ के थ्रू चीज़ें आती हैं बॉडी के अंदर, यानी जो फेटस के अंदर डेवलप हुई है या फेटस के अंदर कुछ जो डिफिशेंसी अभी हम थोड़ी देर पहले बता हुए आपको बता रहे थे, उसे को कहते हैं कंजेनाइटल, जिसमें एनेप्थोलेमिया
एब्सेंस ऑफ आई, आई का बनना ही नहीं, मीन्स एनोप्थेल्मिया, जिसमें आई होगी ही नहीं, बच्चा पैदा होगा, आई बॉल की जगह पे खाली रहेगा, गड्ढा पाया जाएगा, एक पूरा गड्ढा होगा। माइक्रोपैथोलोमिया, स्मॉल आई, इसमें छोटी आई बनेगी, बनेगी तो छोटी आई बनेगी। क्लोबोमा, कंजेनाइटल कैटरेक्ट। अच्छा, ये जो यहाँ पे डिजीज़ का नाम लिया जा रहा है, इसे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में कोशिश करेंगे रिकवर करने के लिए, कि नाम के साथ इस बीमारी का जिसमें आई एब्सेंस हो गई है, तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बाय द इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ज़रिए है, अगर ऐसा कुछ देखा जा रहा है तो उसे प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कुछ अगर मेडिसिन हम कंटिन्यू चलाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो आफ्टर बर्थ जो डिफिशिएंसी का डर होता है उसे हम रिमूव कर सकते हैं, बहुत हद तक रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रक्चर तैयार कर रही हो या स्ट्रक्चर बन रहा हो, अगर हम उस वक्त फंक्शनल मेडिसिन जो फंक्शन को देखती है, और स्ट्रक्चरल मेडिसिन जिसे हम कंस्ट्रक्शनल मेडिसिन भी कहते हैं, जो निर्माण करने का काम करती है, बनाने का काम करती है, ये दो मेडिसिन का अगर कॉम्बिनेशन सही तरीके से हम करते हैं, तो इसमें किसी भी तरीके की डिफिशियंसी आने की जो उम्मीद है, जो संभावना है, कम से कम हम 60 से 70% कम कर सकते हैं। ओके, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, बाय बर्थ कैटरेक्ट हो जाना, कंजेनाइटल ग्लूकोमा, बाय बर्थ ग्लूकोमा होना, रेटिनल डेवलपमेंट डिफेक्ट, रेटिना बराबर ना बनना, जैसे कि आजकल अक्सर बच्चों में लेंस ज़रा सा बड़े हुए कि लगना शुरू हो जाता है। ये जब वो थोड़ा बोलने लायक होते हैं, पढ़ने लायक होते हैं, तो पता चलता है कि उनके विज़न में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये बाय बर्थ डेफिशिएंसी की वजह से भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में कुछ ऑपरेशन लेंस वगैरह के थ्रू कंट्रोल कर लिया जाता है, और या फिर बच्चे कंटिन्यू गॉगल्स यूज़ करते रहते हैं, स्पेक्ट्रल लेंस यूज़ करते रहते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रोपैथी व्यूज़, इसका इलेक्ट्रोपैथी व्यूज़ क्या है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कंसीडर आई डिजीज एज द डिस्टर्बेंस ऑफ लिम्फेटिक सर्कुलेशन। अगर हम लिम्फेटिक सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, सॉरी ये सही यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है, जैसे इसको हम सही कर लेते हैं। अ, ये छूट गया, ठीक है। तो लिम्फेटिक सर्कुलेशंस, ब्लड सर्कुलेशन, टिश्यूज न्यूट्रिशंस, सेलुलर रीजनरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन इम्बैलेंस। कॉन्स्टिट्यूशन इम्बैलेंस के लिए, जब अगर किसी के ख़ानदान में या किसी के परिवार में किसी तरीके के बच्चों में कंटिन्यूस डिफिशिएंसी देखी जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी प्लानिंग करने से पहले हम वेन ग्रुप के मेडिसिन का यूज़ करना शुरू करें। अब यहाँ पे आ जाते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेशन। लिम्फेटिक सर्कुलेशन में एल1 आ जाती है, और इसके साथ साथ स्क्रोफ्लोसो 1 आती है, जो सर्कुलेशन प्लस प्रोडक्शन में काम होती है। अगर लिम्फ हमारा प्रोडक्शन प्रॉपर, सर्कुलेशन तभी सही होगा जब हमारा लिम्फ प्रोडक्शन सही रहेगा, और कई बार ऐसा लिम्फ प्रोडक्शन तो सही है लेकिन सर्कुलेट प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिम्फेटिक S1 प्लस L1 यूज़ करेंगे, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन हमें आर्टीरियल और वेनस और प्रेशर, ये तीनों हमें वाल्व कंडीशन को भी मेंटेन करना होगा, जिसमें फ्लो प्रॉपर हो जाइगोट की तरफ। तो ऐसे कंडीशन में हमें A3 का यूज़ करना होगा। क्या हुआ? S1 प्लस L1 प्लस A3 मीन्स L2 के नाम से हमारे वहाँ मेडिसिन यूज़ है। अब टिश्यूज न्यूट्रिशंस की जो बात आती है यहाँ पे, S1 हम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो डिमांड ऑफ फूड्स बनाएगी, लेकिन S1 हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं दे सकते।
S1 एबॉर्ट करा देती है, एबॉर्शन हो जाता है इसमें से। तो अगर ज़रूरत है तो लाइटर डोज में हम S12 कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। S1 हम प्लानिंग के वक्त यूज़ करते हैं, जब प्लानिंग करना है 6 महीने या 1 साल पहले से हम मेडिसिन चलाना शुरू कर देते हैं। फिर टिश्यूज़ न्यूट्रिशन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होता ही है, लेकिन अगर वो ब्लॉक कर रहा है टिश्यूज़ को करेक्ट करने के लिए, टिश्यूज़ की किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ को हम दूर करने के लिए, चाहे वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो या प्रोडक्शन की डेफिशिएंसी हो या एक्सक्रीट मतलब डिस्ट क्या डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी। कई बार हमारे टिश्यूज जब प्रॉपर डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं तो एक्स्ट्रा ग्रोथ करते हैं। तो डिस्ट्रॉय भी टाइम पे होना चाहिए, उसको लॉस भी सही टाइम पे होना चाहिए, प्रोडक्शन भी सही टाइम पे होना चाहिए टिश्यूज़ का, सेल्स का। सेल्स ही आगे जाके मल्टी सेल्स कलेक्ट क्रिएट टिश्यूज़। अब बहुत से सेल मिलकर एक टिश्यूज़ तैयार करते हैं, तो टिश्यूज़ तैयार करने के लिए हम सेल्स और टिश्यूज़ की मेडिसिन जो होती है वो सी ग्रुप की आती है। तो यहाँ पर अगर हम यूट्राइन हेल्थ के बारे में अगर ले रहे हैं, तो यूट्राइन हेल्थ के लिए हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू ड्यूरे आफ्टर बर्थ हम C1 कंटिन्यू कर सकते हैं। C1 न्यूट्रिशनल मेडिसिन है और फीमेल गायनिक्स के लिए ये सहेली, जैसे कि एक आती थी सहेली टैबलेट, तो पिल्स दूसरे ये हार्मोनल होती थी, लेकिन ये सहेली है। मीन्स हार्मोन डिस्टर्बेंस हो या किसी भी तरीके की यूट्राइन कॉम्प्लिकेशंस हो, हम C1 को यूज़ करते हैं। सेलुलर रीजनरेशन, सेलुलर रीजनरेशन जो है ये सेल से डेवलप करता है। तो सेलुलर रीजनरेशन ही जब टिश्यूज़ को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तभी सेलुलर रीजनरेशन शुरू होगा। तो यहाँ पर हम सेलुलर रीजनरेशन के लिए सिर्फ सी ग्रुप दे रहे हैं, L2 दे रहे हैं, S1 L1 A3 दे रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया सेलुलर रीजनरेशन होने के जो होने मुश्किल है। कॉन्स्टिट्यूशन इम्बैलेंस के लिए हम अब ये वेन ग्रुप की मेडिसिन का यूज़ करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इम्बैलेंस को रिमूव करने के लिए। तो इसके लिए हमें जब भी अगर हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेन ग्रुप की मेडिसिन वेन को यूज़ करेंगे तो ये भी एबॉर्ट करा देगी। तो इसे हम प्लानिंग के तहत 1 ईयर बिफोर दे सकते हैं। 1 ईयर बिफोर सही रहेगा, क्योंकि बॉडी 1 ईयर तक पूरी तरीके से रिपेयर हो जाएगी, रेमेडीज क्लियर हो जाएगी, और 6 मंथ में कुछ डिफिशेंसी रह सकती है। ओके। फ्रिक्वेंटली यूज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज़, इसके अंदर जो जनरली यूज़ की जाती है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरीके से है। रेमेडीज़ के अंदर आ जाइए तो, और या ट्रेडिशनल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंडिकेशंस, इसके इंडिकेशंस क्या है? S1 सेलुलर न्यूट्रिशन एंड टिश्यूज डेवलपमेंट्स। ओके। ये जब सेलुलर न्यूट्रिशंस एंड टिश्यूज को डेवलप करेंगी। से S1 लॉस ऑफ एपेटाइट को रिमूव करती है। लॉस ऑफ एपेटाइट अगर रिमूव होगा, भूख बढ़ेगी, तो S1 हम रिसेप्टर्स जो हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे ही न्यूट्रिशंस रिसेप्टर्स जो हमारे बॉडी के डिमांड्स को महसूस करने या डिमांड बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि न्यूट्रिशंस के लिए, और अगर न्यूट्रिशंस की डिमांड नहीं बढ़ेगी तो हम खाना खाना बंद कर देते हैं। तो जब अगर किसी को लॉस ऑफ मील्स हैं तो S1 देने से न्यूट्रिशंस मतलब हम खाना शुरू कर देते हैं और न्यूट्रिशन प्रॉपर बॉडी को मिलने लगता है, हर चीज़ प्रॉपर डाइजेस्ट होने लगती है। तो अगर S1 हम दे रहे हैं तो यहाँ पे सेल और न्यूट्रिशन दोनों यहाँ पे प्रॉपर हो जा रहा है। ठीक है, तो जिसका डेवलपमेंट सही हो जाएगा। फिर एस्टेन लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड मेटाबॉलिक रेगुलेटर, ये एस्टेन लीवर पे भी काम करती है, और लीवर पे काम करने की वजह से ये मेटाबॉलिक भी रेमेडीज़ है, और ये रेगुलेट करती है, लिम्फेटिक ड्रेन्स करती है और मेटाबॉलिक रेगुलेशन करती है। ये इंटेस्टाइन से होल बॉडी
डाइजेस्टिव सिस्टम की मशीन है, चाहे वो सेलुलर डाइजेशन हो, चाहे वो इंटेस्टाइनल डाइजेशन हो, या वो लीवर का जो मेटाबॉलिज्म है, ये भी एक तरीके का अगर हम कहें तो डाइजेशन ही है। जब हम कुछ किसी चीज़ खाते हैं वो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होकर फिर वो डिवाइड होता है बायोकेमिकल में, बायोकेमिकल हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाता है। कैंसर से सी फोर यहाँ पे टिश्यू रिजर्वेशन एंड रिपेयर सपोर्ट्स, सी4 को हम दे सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम सी4 को यूज़ करते हैं तो कैल्शियम की डिफिशेंसी नहीं होने पाएगी। ए2 एंजाइट को, यहाँ पे एंजाइट को ब्लड सर्कुलेशन सपोर्ट, इसमें जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ब्लड के, उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए कहा गया, लेकिन हम यहाँ पर सजेस्ट करेंगे एंजाइट को 3। ओके। वाइट इलेक्ट्रिसिटी फंक्शनल सपोर्ट, आइस एंड नर्व्स को ये फंक्शन नॉर्मलाइज करेगी, फंक्शनल सपोर्ट करेगी आई और नर्व्स को। रेड इलेक्ट्रिसिटी सर्कुलेशन स्टिमुलेशन एंड सेलेक्टेड केसेस, ये कुछ सेलेक्टेड केसेस में सर्कुलेटरी और स्टिमुलेशन के लिए यूज़ की जाएगी। लेकिन ये आरी हम प्लानिंग के ही वक्त यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसका सपोर्ट करना है, यूज़ करना है, तो हम बेहतर तरीके से जब यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि S1 के साथ हम डब्ल्यू ऐड कर दें और C4 के साथ आर यूज़ कर लें, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बेहतर होगा। और A2 को हम S10 के साथ भी ऐड कर सकते हैं या S1 के साथ भी ऐड कर सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अप्रोच इम्प्रूव lymphatic ड्रेनेज, सपोर्ट माइक्रो सर्कुलेशन, इन्हेंस टिश्यूज न्यूट्रिशंस, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे डिफिशेंसी की वजह से ये एम्ब्रायोलॉजी के अंदर आने वाले इफेक्ट को बताया गया था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करती हैं। मेंटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस, प्रमोट सेलुलर रिपेयर एंड रिजनरेशन। Education notes. Modern embryology explain eye development through genetics, molecular signaling, and fetal tissues differentiation. Electrohomeopathic is the traditional alternative system, and its concept regarding embryological development and treatments of congenital eyes disorder are not scientifically established. यहाँ पर भी ये देखा जा रहा है कि साइंटिफिकली इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है? ये बार-बार आप देखेंगे, कहीं भी नेट पे सर्च करेंगे, नॉट साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड। एक्चुअली जो मेडिसिन यहाँ दी जाती है, ये इसका जो बॉडी के अंदर जाने के बाद केमिकली क्या इफ़ेक्ट करती है, ये अभी तक स्टडीज़ में नहीं आ पाया है। जैसे कि पैथोलॉजी के आपके एलोपैथ के अंदर है या आयुर्वेद के अंदर है, जब मेडिसिन दी जाती है तो उसके एक अंश, उसके जो प्रॉपर्टी है वो बॉडी ब्लड के अंदर मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है कि सीधे जाकर के बॉडी के सिस्टम से मिलती है, और कई जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि इसको एक्सप्लेन किया गया है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इज़ अ इंट्रासेलुलर एंजाइम भी कहा गया है। एंजाइम हम नहीं कहेंगे, क्योंकि एंजाइम पे क्वेश्चन अभी तक किसी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो चुका है, और इंट्रासेलुलर एंजाइम को साइंटिफिकली हम सेल्स के बाहर हम कभी स्टडी कर ही नहीं सकते। और जब हम स्टडी करते हैं तो ये हमारी जो सेल्स के अंदर जब पहुंचती है इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन, तो वहाँ जो एंजाइम डिफिशिएंसी है उससे प्रॉपर मेंटेन करती है, उससे फिर से प्रोड्यूस कराती है, और जिसकी वजह से पूरा बॉडी हमारा फंक्शनेबल हो जाता है। तो अभी तक कोई भी केमिकली क्या इफ़ेक्ट हो रहा है बॉडी पे, नहीं कहीं पे लैब में इसे प्रूव किया जा सका है, और ना ही कोई कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ लिख के आ रही है, नॉट साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड। जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट कंजेनाइटल और डिसऑर्डर नॉट साइंटिफिकली प्रूव, यहाँ पे दिया ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ कंसेप्ट बेस पे है, कंसेप्ट है रिगार्डिंग, ये देखा गया है देने के बाद जो मेडिसिन दी जाती है, किसी भी जैसे कि यूट्राइन सी ग्रुप को ही नहीं प्रोड्यूस कर पाया गया है कि ये सी ग्रुप जाके करती क्या है, लेकिन जो फंक्शन को मेंटेन करती है हम उसे मान के चलते हैं। एक कंसेप्ट क्रिएट हो रहा है कि इसमें ये हार्मोन्स को बैलेंस करती है। ओके।
Treatment of congenital eye disorders are not scientifically established. Congenital eyes abnormalities should always be evaluated of qualified ophthalmologist, or embryolus embryolitis should be always be evaluated qualified ophthalmologist. क्वालिफाइड अगर किसी तरीके कोई डिफिशेंसी अगर देखी जा रही है तो क्वालिफाइड ऑप्थोलॉजिस्ट के पास उसको रेफ़र करना चाहिए। अभी तो टेक्नोलॉजी आईवीएफ जो आ गई है उसके अंदर पहले ही स्टडी कर ली जाती है कि बच्चे के जब ग्रो करेगा तो उसमें किन किन चीज़ों की डिफिशेंसी रह जाती है, तो उस कंडीशन में वो वहाँ पे उन सेल्स को रिमूव करके उसे फ्रेश सेल्स से एक्सचेंज कर दिया जाता है। अभी एडवांस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से लोग आईवीएफ में ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये हमारे पिक्चर है जो हमने आपको एक ग्रुप में डाल दिया है, और ये पिक्चर्स आप लॉन्च करके देख लेंगे। अभी यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी चीज़ें को नोटेड किया गया है। आप पिक्चर के ज़रिए पोर्ट्रेट के ज़रिए आप समझ सकते हैं डेवलपमेंट किस तरीके का हो रहा है। ये आपके ग्रुप में हमने डाल दिया है। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। किसी तरह कोई अगर डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।